अमेरिका वाकई ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है? अगर हमला होता है तो कितना लंबा चलेगा? और अलग अलग नज़रिया निकल कर आया हमारे मेहमानों के साथ, लेकिन अब इसमें एक बड़ा फैक्टर है, वो है इंडिया। इसमें भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए? दीपिका, सारस्वत, आपसे पहला सवाल। की भूमिका ये होनी चाहिए कि एक रिस्पॉन्सिबल एक्टर जो ये जो रीजन है हमारे बहुत करीब है, बहुत दूर नहीं है, अकेले एक एक्सटेंडेड नेबरहुड है हमारा। ईरान एक हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर रहा है। चाबहार में हमारा इन्वेस्टमेंट है, भले ही एक अमेरिकन प्रेशर के चलते काफी चीजें बदल चुकी है चाबहार में, लेकिन चाबहार में हमारा इंटरेस्ट काफी जियोपॉलिटिकली सिग्निफिकेंट है। तो उस तौर पर भारत को कोशिश करनी चाहिए कि ये जो जो इशू है, न्यूक्लियर इशू है या जो भी टेंशन्स हैं, उस पे एक डिप्लोमेटिक पाथवे पे ये कंट्रीज लगे रहें। अगर वॉर होता है तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबिलिटी होगी, सिक्योरिटी वाइज, इकोनॉमी वाइज। तो इंडिया का यही एक मोटिव रहना चाहिए कि वॉर जिस हद तक अवॉइड किया जा सके, इंडिया को अपना एक डिप्लोमेटिक रोल वहां पर करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री अगले हफ्ते इजराइल जाएंगे, तो और उस ये भी एक मौका भारत के लिए हो सकता है कि वहां पर एक डीएस्केलेशन जैसा अगर हम एक कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं तो हमें वो करना चाहिए। शिवकांत शर्मा साहब, भारत को तटस्थ रहना होगा, शांति की अपील जहां जैसे हर बार करते हैं वैसे रहना पड़ेगा, या फिर कोई और इस बार रोल निभाना होगा? क्योंकि यूएस भी है एक तरफ, ईरान भी है और उधर इजराइल भी है। नहीं, तटस्थ नहीं। भारत खुद कहता है कि वो तटस्थ नहीं है, वो हमेशा पक्ष लेता है बातचीत का। तो भारत ये चाहेगा कि कम से कम हमले की नौबत ना आए, चाहे उसके लिए कितना भी रियायत देनी पड़े ईरान को ये समझना होगा कि उनके बम से केवल अमेरिका, इजराइल और यूरोप ही नाराज नहीं है। उनके बम बनाने के इरादे से उनके अड़ोस पड़ोस के लोग सबसे ज्यादा नाराज हैं। सबसे ज्यादा खतरा उनको महसूस होता है। उनकी मिसाइल से भी सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं को महसूस होता है। तो इसलिए इन दोनों मामलों पर वो बैठ करके विचार करें। और ये जो प्रॉक्सी से जो है आतंकवादी हमले कराने वाला मामला है, इसका भारत कभी से जो है हामी नहीं रहा है। तो भारत ये चाहेगा कि किसी तरह से बातचीत आगे खिंचे और बातचीत में कोई न कोई हल निकले, क्योंकि लड़ाई निश्चित रूप से भारत के हक में नहीं है। क्योंकि अगर तेल की कीमत चाहे कुछ ही हफ्ते के लिए, जैसे तने जैसा आप कह रहे थे, $85 हो, तो भारत के लिए समस्या आ जाएगी ना। और दूसरी बात यह है कि केवल तेल की बात नहीं है। अगर कल को हमले होते हैं, हमले से अराजकता फैलती है ईरान में, तो भारत में सबसे मतलब दूसरे नंबर की सबसे बड़ी शिया आबादी है। तो भारत को ये भी देखना है, भारत को वो चिंता भी होनी चाहिए कि वहां अगर अराजकता फैलती है तो उसका असर भारत में भी होगा। तो इसलिए अब ये जरूर है कि जो एक बात मैं वो सत्ता परिवर्तन की जो बात चल रही थी ना, सत्ता परिवर्तन के बारे में ये कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से मुल्लाशाही को अमेरिका नहीं चाहेगा। 47 साल से वो उसके बदन में कांटे की तरह चुभती है। और मुल्लाशाही केवल अमेरिका को ही नहीं चुभती है, मुल्लाशाही आसपास के देशों को भी चुभती है। कोई नहीं चाहता कि वहां मुल्लाशाही रहे, भले ही उसकी जगह पे सैनिक कोई जो है वो कमर आगा सब सर हिला रहे हैं, नेता आ जाए। कमर आगा सब सर हिला रहे हैं, सहमत नहीं आपकी बातों से? डेमोक्रेसी नहीं, अमेरिकन डेमोक्रेसी नहीं चाहते। अगर डेमोक्रेसी वहां पे आएगी तो फिर इसके मतलब ये कि उससे लड़ना उनके लिए और मुश्किल होगा। वो बहुत नेशनलिज्म प्रमोट करेगी। नहीं, मैंने डेमोक्रेसी की तो बात ही नहीं की ना। में बिल्कुल भी मैं तो कह रहा हूँ मुल्लाशाही नहीं चाहते वो, बस ये। नहीं, अगर मुल्लाशाही जाएगी तो डेमोक्रेसी ही आ सकती है, या डेमोक्रेसी आएगी। नहीं, डिक्टेटरशिप भी तो आ सकती है, सैनिक डिक्टेटर कोई आ सकता है। वो मुश्किल है, वो इनसे कंप्रोमाइज नहीं करेगी। वहां की जो सेना है वो बहुत ज्यादा फिदाइन मूड में है, फिदाइन उसमें। वहां की जो सेना है, कुछ ऐड करना चाहते हैं, रिवोल्यूशनरी गार्ड, वो बेइंतहा कमिटेड है और वो मुझे नहीं लगता कि वो करेगी। और दूसरी बात, मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ, 1 करोड़ लोग भारतीय मूल के उस पूरे क्षेत्र में रहते हैं। हमारा वहां उनसे 150-200 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। फिर उसके अलावा वहां से 30 बिलियन, 40 बिलियन, 50 बिलियन इस तरह हर साल रिमिटेंसेज आते हैं इस पूरे क्षेत्र से भारत के ऊपर। इन्वेस्टमेंट वहां से आता है। सब देशों ने कमिट किया है कि सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने, कतर ने, इन लोगों ने कि $100 बिलियन भारत ने
आने वाले कुछ सालों के अंदर वो इन्वेस्ट करेंगे, ऑलरेडी आना शुरू हो चुका है। ये सब हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा अगर वॉर होती है। वॉर होगी तो लिमिटेड नहीं होगी, बड़ा मुश्किल है। अमेरिकन प्लान बहुत तनेजा साहब भी कुछ बोलना चाहते हैं और दीपिका जी बोलना चाहते हैं। दोनों छोटे छोटे जवाब दिए, चूंकि समय थोड़ा सा कम है हमारे पास। हाँ, दीपिका आप पहले, फिर तनेजा साहब को पहुंचाता हूँ। मैं बस एक छोटा सा यहाँ पे एक विचार रखना चाहती थी कि ईरान का जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जो है, उसको एक मुल्लाशाही या थियोक्रेसी कहना काफी हद तक सही नहीं है। जैसे रूबियो ने एक स्टेटमेंट दिया था कि एक आइडियोलॉजी से इनकी सारे डिसीजंस होते हैं, वो एक गलत चीज मेरे हिसाब से बहुत ही एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। क्योंकि ईरान की जो अभी जो सत्ता में है वो IRGC जो सिक्योरिटी एपरेटस है वो उनकी पॉलिसी एक हद तक डिसाइड करते हैं। और ये जो जो भी वो कर रहे हैं वो सर्वाइवल और नेशनलिज्म और उनका जो यूएस के साथ में जो कॉन्फ्रंटेशन है उसके ड्रिवन है। आइडियोलॉजी का रोल यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवर एम्फेसाइज करना या इस्लाम का रोल एम्फेसाइज करना मेरे हिसाब से एक गलत असेसमेंट होगा। तनेजा साहब समझ गया आपकी बात को हम लोग। हाँ तनेजा साहब। लक्ष्मण जी देखिए, भारत प्रेशर डाले, सऊदी अरब डाल रहा है, UAE डाल रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि ईरान जो है वो हाफ डेमोक्रेसी है, इसको नहीं नकारा जा सकता। मिडिल ईस्ट के अंदर फुल डेमोक्रेसी जो है इजराइल है और हाफ डेमोक्रेसी जो है वो ईरान में है, लेकिन उसके बावजूद वहां चलती है अयातुल्ला के, ये भी हकीकत है। प्रश्न ये है कि हम क्या चाहते हैं, अरब के सऊदी अरब क्या चाहता है, ये ट्रम्प साहब और उनका एडमिनिस्ट्रेशन कुछ सुनने को राजी नहीं है। उनका अपना जियोपॉलिटिकल अर्थमेटिक्स है, उसके हिसाब से वो चल रहे हैं, वरना वो बिलियंस ऑफ डॉलर लगा के डिप्लॉयमेंट इतना नहीं करते। मैं ये न्यूक्लियर टॉक एंड ऑल दैट, मैं इसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमेरिका को लग रहा है, इजराइल वगैरह को लग रहा है कि वहां पे वो अगर जो है वो शॉक ऑन और क्रिएट करते हैं, लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं, तो वॉर एस्केलेट नहीं होगी। ईरान इस स्थिति में नहीं है कि वो सऊदी अरब पे हमला कर दे, ईरान इस स्थिति में नहीं है कि अबू धाबी पे हमला कर दे, तो लिमिटेड होगा जो कुछ भी होगा। और इन द मीन टाइम उनको उम्मीद है जमीन से कुछ ऐसा परिवर्तन होगा जिससे वहां पे जो मेरे शब्द का प्रयोग है, जो अयातुल्ला वगैरह इनकी रिजीम है, ये चली जाएगी, ऐसा कैलकुलेशन है। लेकिन मेरा ये मानना है बहुत ही रिस्की है ये। 1 to 10 के स्केल पे इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो 8 का है। इसीलिए ट्रम्प साहब चाहते भी हैं लेकिन अभी भी हिचक भी रहे हैं, अभी भी हिचक रहे हैं, अभी भी एक रास्ता छोड़ के चल रहे हैं कि कोई बातचीत करना चाहे तो बातचीत से हम रास्ता का हल निकाल सकेंगे। एम्बेसडर दयाल, 2 सवाल। भारत का रुख क्या होना चाहिए, और अगर ईरान कमजोर होता है, ईरान पर अमेरिका हावी हो जाता है, चाहे सत्ता परिवर्तन के रास्ते से या दूसरे रास्ते से, तो पाकिस्तान उस पूरे रीजन में ऐसा हो सकता है क्या कि अपना वो एक लीडर के तौर पर दिखे कि हम तो अमेरिका के बड़े क्लोज हैं जी, अब हमारी सब पूजा करो? देखिए, पहली बात तो जो आपने कहा भारत के रुख के बारे में, पहले कुछ स्पीकर्स ने कहा है कि भारत बड़ी रिस्पॉन्सिबल कंट्री है और नहीं चाहता है कि ये तनाव बढ़े और भारत डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाता है। तो अकेले भारत कुछ नहीं कर सकता। हमें अगर डिप्लोमेटिकली इसमें कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करनी है तो दूसरे लाइक माइंडेड कंट्रीज को आप साथ लीजिए, जापान, यूरोपियन यूनियन, ब्राजील, रशिया, चाइना, इनसे बात करके एक कलेक्टिव प्रेशर लगाइए ट्रंप पे भी, खास तौर पे कि भाई लड़ाई नहीं करो, इससे पूरी दुनिया का नुकसान है। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, वी हैव टू गो टुगेदर विद अदर कंट्रीज। दूसरी बात, देखिए ईरान कमजोर हो जाएगा और जैसे शिवकांत शर्मा जी ने कहा कि वहां मुल्ला कृषि हटाना चाहता है अमेरिका। भाई मुल्ला कृषि हटाने का मतलब ही तो हो गया रिजीम चेंज। तो क्या अमेरिका के पास रियली इतनी शक्ति है और इतना इंटेंशन है कि वो रिजीम चेंज करने के लिए तैयार है? देखिए इसके बड़े प्रश्न चिन्ह है। किसी को नहीं पता कि एक बार लड़ाई छिड़ती है तो वो किस दिशा में चली जाएगी। ईरान की फाइटिंग फोर्सेस कोई ऐसी नहीं है कि उनको फूंक दिया जाए उड़ जाएंगी। IRGC बड़ी एक स्ट्रॉन्ग फाइटिंग फोर्स है और ये भी कहना कि उनके पास वो इक्विपमेंट नहीं है, भाई उनके पास अच्छे खासे इक्विपमेंट है। मिसाइल्स उनकी 2000 किलोमीटर जाती है, उनके पास ड्रोन्स हैं और दूसरी कंट्रीज से भी शायद लड़ाई छिड़ेगी तो चीन क्या उनकी सहायता नहीं करेगा, धीरे से टर्की करेगा। तो ये जो स्थिति है ऐसी है कि इसमें कोई चांस नहीं लिया जा सकता। इसीलिए ट्रम्प भी कहते हैं कि ही प्रेफर्स नेगोशिएशंस, ही प्रेफर्स अ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन। एक तरफ कहेंगे कि आई वांट रिजीम चेंज, ईरान नहीं मानेगा मेरी बात,
तो मैं रिजीम चेंज कर दूंगा। लेकिन क्या ये वास्तव में ऐसा करेंगे या सिर्फ धमकी दे रहे हैं? मेरे विचार में ये धमकी देने का काम है। रियली स्पीकिंग, आपके विचार से, मिस्टर दयाल साहब, आपके विचार से कोई सहमत हो या ना हो, लेकिन उम्मीद हर कोई यही सोच कर रहा है कि धमकी ही रहे, युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध भले ही ईरान और यूएस के बीच में होगा, लेकिन खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आप किसी को कमतर आंक नहीं सकते। रूस यूक्रेन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हुआ तो कितना लंबा तक चलेगा ये कोई नहीं कह सकता। इसीलिए बेहतर हो कि युद्ध ना हो, ऐसे ही धमकी करके ही काम निकल जाए तो यही सबसे बेस्ट होगा।